नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के लिए योजनाओं की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2020 के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना यानी ब्रेप के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की गई। संशोधित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 3 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि एक मजबूत समुद्री सुरक्षा प्रणाली के बिना भारत वो शक्ति नहीं बन पाएगा जिसका वो हकदार है। और वस्तु एवं सेवा कर को लागू हुए 5 वर्ष पूरे हुए। यूएन हैबिटेट ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के लिए योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। एमएसएमई क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान करता है। ये क्षेत्र भारत से निर्यात में 48% और विनिर्माण उत्पादन में 45% से ज्यादा का योगदान करता है। देश में लगभग 6.34 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। ये 11.1 करोड़ रोजगार सृजित करते हैं। इनके लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसमें है एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार और तेजी के लिए रैंप योजना। ये एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। साथ ही ये मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि करेगी। ये योजना नवोन्मेष को बढ़ावा देकर, नई सोच को प्रोत्साहित करके और नए व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान का पूरक होगी। दूसरी योजना है नए एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण योजना। ये एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय एमएसएमईज की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही उन्हें अपनी निर्यात क्षमता का पूरा उपयोग करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नए प्रावधान किए गए हैं। नए प्रावधानों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। सेवा क्षेत्र में इसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिक सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर समुदाय के आवेदकों को विशेष श्रेणी के आवेदकों में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसकी नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा इन योजनाओं से जुड़ी अन्य सुर्खियां भी हैं, जैसे कि ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण या ग्रामीण उद्यमी के तहत ग्राम अभियंता के रूप में परिवर्तित हुए लगभग 140 जनजातीय युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह योजना जनजातीय युवाओं को कुशल बनाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना है। संसदीय संकुल परियोजना के तहत प्रायोगिक परियोजना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित कई राज्यों में शुरू की गई है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक छमाही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के समक्ष मौजूद खतरों और उनका सामना करने की इसकी क्षमता को दर्शाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। 25वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें यह मेंशन किया गया है कि बैंकिंग प्रणाली बिना पूंजीकरण के भी व्यापक आर्थिक संकटों का सामना कर सकती है और इसे कई संकेतकों द्वारा दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात यानी CRAR 16.7% की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2022 में 6 वर्षों के निचले स्तर पर 5.9% तक पहुंच गया। शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर 1.7% हो गया। प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात 67.6% से बढ़कर 70.9% हो गया है। फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें तो इसने संगठित वित्त तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया है। हालांकि इसने व्यापक वित्तीय प्रणाली के समक्ष अस्थिरता संबंधी खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इसने बैंकिंग प्रणाली के सामने डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण आदि से संबंधित खतरे पैदा किए हैं। वहीं क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी समय के साथ अस्थिरता और वित्तीय प्रणाली के डॉलर करंट को बढ़ावा दे सकती हैं।
ऐसा इस कारण क्योंकि ये समानांतर मुद्रा प्रणाली निर्मित करती है। इस तरह ये मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर संप्रभु नियंत्रण को कमजोर कर सकती है। वहीं केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल मुद्राओं के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक जमाओं से के स्थान पर ऐसे साधनों को अपनाना संभावित रूप से ऋण उपलब्धता को कम कर सकता है या ऋण लागत में वृद्धि कर सकता है। और आइए अब आपको इन शब्दावलियों के बारे में बताते हैं। CRAR यानी जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात। ये बैंक की जोखिम भारित आस्तियों और चालू देनदारियों की तुलना में बैंक की पूंजी का अनुपात है। वहीं सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति उन सभी ऋणों की राशि है जिसे लोगों ने बैंकिंग संस्थान से प्राप्त किया है और नहीं चुकाया है। इसके अलावा NNPA यानी कि शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति की बात करें तो ये वो राशि है जो प्रोविजन की राशि को समग्र NPA से घटा देने के बाद प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात की बात करें तो ये GNPA की तुलना में प्रोविजनिंग का अनुपात है जो ये दर्शाता है कि बैंक ने ऋण हानि से निपटने के लिए कितनी धनराशि अलग रखी है। वर्ष 2020 के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT वर्ष 2014 से देश भर में व्यवसाय सुगमता में सुधारों के संचालन के लिए BRAP जारी कर रहा है। BRAP यानी व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, पर्यावरण, क्षेत्रीय सुधार आदि जैसे 15 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्रों को शामिल करती है। BRAP 2020 में पहली बार आर्थिक क्षेत्रवार सुधारों का सुझाव दिया गया है। इनमें 9 क्षेत्रों में 72 सुधारों की पहचान की गई है। BRAP 2020 राज्यों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। ये श्रेणियां हैं शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले यानी टॉप अचीवर्स, उपलब्धि हासिल करने वाले अचीवर्स, आकांक्षी यानी एस्पायर्स और उभरते व्यवसाय इकोसिस्टम। इससे पहले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को केवल रैंक प्रदान की जाती थी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य घोषित किया गया है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना यानी BRAP का काफी महत्व है क्योंकि इससे एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यवसाय के अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देकर एक निवेशक अनुकूल माहौल बनाती है। ये मौजूद विनियमों को सुव्यवस्थित करती है, साथ ही अनावश्यक अनिवार्यताओं और प्रक्रियाओं को समाप्त करती है। BRAP का निष्पादन विश्व बैंक द्वारा अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के लिए किए गए वार्षिक आकलन की तर्ज पर किया जाता है। विश्व बैंक ने वर्ष 2021 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया था। ये निर्णय वर्ष 2018 और वर्ष 2020 में की गई रिपोर्ट में पाई गई डेटा संबंधी अनियमितताओं की समीक्षा के बाद लिया गया था। संशोधित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 3 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। PSLV ने अपने 55वें मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा वाणिज्यिक मिशन भी है। NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों को करने में सक्षम बनाना है। उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के अलावा इसरो ने PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल यानी POEM का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो PSLV के अंतिम चरण का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोगों को संभव बनाता है। PSLV एक 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका पहला और तीसरा चरण ठोस प्रणोदक वाला, जबकि दूसरा और चौथा चरण तरल प्रणोदक वाला है। उपयोग कर लिए गए पहले 3 चरण वापस समुद्र में गिर जाते हैं, वहीं अंतिम चरण अंतरिक्ष मलबा बन जाता है। चौथे चरण का उपयोग उन मिशनों में किया जाता है जिनका भार हल्का होता है। ये स्टार्टअप्स तथा छात्र और वैज्ञानिक समुदायों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है। POEM में एक समर्पित नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली है। ये प्रणाली इसे निर्धारित सटीकता के साथ स्थिर करने के लिए इसके मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगी। POEM को ऊर्जा इसमें लगे सौर पैनलों और ली आयन बैटरी से प्राप्त होगी। PSLV को इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। ये भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ये तरल चरण से युक्त भारत का पहला प्रक्षेपण यान है। ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षाओं में 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। PSLV का अलग अलग उपग्रहों को भूतुल्यकालिक और भूस्थिर कक्षाओं में प्रक्षेपण के लिए भी उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि एक मजबूत समुद्री सुरक्षा प्रणाली के बिना भारत वो शक्ति नहीं बन पाएगा जिसका वो हकदार है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह यानी MAMSG की उद्घाटन बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और हितों के टकराव की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। इस बैठक में सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, भारतीय नौसेना तथा विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC ने की थी। NMSC समुद्री सुरक्षा और समुद्री असैन्य मुद्दों में शामिल सभी एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए उत्तरदायी है। भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना जरूरी है और इसका कारण ये है कि महत्वपूर्ण कच्चे तेल सहित 70% से ज्यादा भारतीय व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। इसीलिए कई खतरों से निपटने के लिए भी समुद्री सुरक्षा जरूरी है, जैसे कि समुद्री डकैती, अवैध अप्रवास, हथियारों की तस्करी, आतंकवादी हमले, पर्यावरणीय आपदाएं आदि। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी समुद्री सुरक्षा आवश्यक है और इसी संदर्भ में भारत ने कई पहलें की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाता है। भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस इसके सदस्य हैं। भारत इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भी समुद्री सहयोग में भूमिका निभा रहा है। पनडुब्बियों, विमान वाहकों आदि सहित नौसेना के बेड़े का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। MAMSG यानी मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, SLOC यानी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और आइए अब बात करते हैं कराधान व्यवस्था की। वस्तु और सेवा कर को लागू हुए 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये एक व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित कर है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार व्यवस्था के लिए लागू किया गया था। इस पर पहली बार वर्ष 2003-04 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर कार्यदल की रिपोर्ट में चर्चा की गई थी। तो आइए इसी संदर्भ में अब बात करते हैं वस्तु और सेवा कर की अब तक की उपलब्धियों के बारे में। GST आने के बाद कर आधार वर्ष 2017 में 63.9 लाख करदाताओं से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.38 करोड़ हो गया। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में मासिक औसत कर संग्रह बढ़कर 1.24 लाख करोड़ रुपए हो गया है। GST परिषद के माध्यम से आर्थिक संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा GST के अन्य भी कई लाभ हैं, जैसे कि इसका अनुपालन आसान है, कर दरों और संरचनाओं में एकरूपता आई है, कई चरणों यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया है, लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है, नकली चालान की जांच के लिए ई-चालान प्रणाली शुरू की गई है। हालांकि इससे जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि GST की प्रस्तावित 3 दरों वाली संरचना की बजाय कर दरों की श्रेणियां हैं। इनमें बारंबार बदलाव भी होता रहता है। राज्यों को GST प्रतिपूर्ति पर स्पष्टता का अभाव है। GST के 5 वर्ष पूरे होने के साथ ही ये प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी समाप्त हो गया है। GST परिषद में मतदान संरचना असमान है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल जैसी कुछ मदें अभी भी GST प्रणाली से बाहर हैं। GST से जुड़ी अन्य चुनौतियां हैं बोझिल फाइलिंग संरचना और नकली चालान आदि। अगली खबर सतत शहरीकरण पर आधारित है। UN हैबिटेट ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की। ये रिपोर्ट मौजूदा प्रवृत्तियों, नए रुझानों, चुनौतियों और अवसरों के आधार पर शहरों के भविष्य पर अधिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ निरंतर शहरीकरण की वजह से वर्ष 2050 में 68% लोग शहरों में रह रहे होंगे। वर्ष 2021 में 56% लोग शहरों में रह रहे थे। भारत की शहरी आबादी वर्ष 2020 के 48.3 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2035 तक 67.5 करोड़ हो जाएगी। इस तरह शहरी आबादी के मामले में भारत 1.05 अरब शहरी आबादी वाले चीन के बाद दूसरे स्थान पर होगा। समावेशी और न्यायोचित शहरी भविष्य के निर्माण के लिए शहरी गरीबी और असमानता से निपटान प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। भारत में यह असमानताएं मुंबई में भीड़-भाड़ वाली मलिन बस्तियों के माध्यम से दिखाई देती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वो शहर जो विशेष रूप से गर्म जलवायु या निचले तटीय क्षेत्रों में हैं, इनमें जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के खतरों तथा प्रभावों के कारण अपने अस्तित्व के समक्ष खतरों का सामना किया जा रहा है। भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिल्ली में बढ़ी हुई लू के माध्यम से भी दिखाई दे रहा है।
कोविड लॉकडाउन के दौरान वायु जनित प्रदूषकों के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। इसके अलावा संधारणीय और न्याय संगत शहरी भविष्य के निर्माण के लिए शहरों के स्थानिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों पर ध्यान देना जरूरी है। इन व्यापक शहरी नीतिगत उपायों के तहत वहनीय भूमि और आवास की व्यवस्था की गई है। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं देने का प्रावधान किया गया है। शहरी नियोजन और प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। मलिन बस्ती में व्यापक सुधार किए जाएंगे। गरीबों के लिए स्वामित्व की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। मलिन बस्तियों की रोकथाम की जाएगी। भूमि उपयोग विनियमन किया जाएगा। भूमि पर स्वामित्व को नियमित किया जाएगा और भूमि आधारित वित्त पोषण किया जाएगा। भारत के लिए समावेशी शहरों का SES संबंध यानी स्पेशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक इंक्लूजन और सोशल इंक्लूजन शामिल है। स्थानिक समावेशन के तहत सभी की वहनीय भूमि, आवास और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। सामाजिक समावेशन में अभिशासन में गरीबों की भागीदारी के लिए शर्तों में सुधार करना है। वहीं आर्थिक समावेशन के तहत सभी के लिए अवसर और साझा शहरी समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। SES संबंध को स्थापित करने के लिए अधिकार और भागीदारी जो होगी उसमें शहरी गरीब संगठनों को समर्थन दिया जाएगा। समुदाय संचालित शहरी विकास किया जाएगा। भागीदारी आधारित योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इनसे कई अवसर पैदा होंगे, जैसे रोजगार के लिए स्थानिक पहुंच में सुधार होगा, कौशल निर्माण और शिक्षा तक पहुंच होगी, वित्त तक पहुंच होगी, शहरी आर्थिक लचीलेपन को मजबूती मिलेगी और गरीब समर्थक आर्थिक विकास होगा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यक्रम यानी UN हैबिटेट की बात करें तो ये मानव अधिवास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत के बाह्य ऋण में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत का बाह्य ऋण मार्च 2022 के अंत तक बढ़कर $620.7 बिलियन हो गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में $47.1 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग का ऋण भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। बाह्य ऋण का मतलब है देश के बाहर से उधार के रूप में लिए गए धन से इस ऋण को उसी मुद्रा में चुकाना पड़ता है जिसमें इसे उधार लिया गया है। इसे विदेशी वाणिज्यिक बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF, विश्व बैंक आदि और विदेशी सरकारों से प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य ऋणों पर ब्याज दर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यानी लिबोर से जुड़ी हुई है। क्रिप्टो एसेट्स में बाजार यानी मीका। यूरोपीय संघ क्रिप्टो करेंसी उद्योग को विनियमित करने के लिए लैंडमार्क नियमों पर सहमत हो गया है। इन नियमों को मीका के रूप में जाना जाता है। मीका का लाभ ये होगा कि यूरोपीय संघ के क्रिप्टो नियम एक सामंजस्यपूर्ण बाजार सुनिश्चित करेंगे, क्रिप्टो एसेट जारीकर्ताओं के लिए कानूनी निश्चितता प्रदान करेंगे, सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान अवसर की गारंटी देंगे और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उच्च मानकों को सुनिश्चित करेंगे। मीका नियमों के तहत एक्सचेंजों, दलालों और अन्य क्रिप्टो कंपनियों को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से सख्त नियमों का सामना करना पड़ता है। मीका क्रिप्टो के आसपास की पर्यावरणीय चिंताओं को भी दूर करेगा। इसके तहत कंपनियों को अपने ऊर्जा उपभोग का खुलासा करने के लिए बाध्य किया जाएगा। कैस्पियन शिखर सम्मेलन। छठे कैस्पियन शिखर सम्मेलन का आयोजन तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में किया गया। इसमें कैस्पियन सागर की सीमा से लगे रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भाग लेते हैं। इस सम्मेलन के तहत कैस्पियन सागर में सहयोग के सामयिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। ये विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील भी है। ये काकेशस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के विशाल स्टेपी मैदान के पश्चिम में अवस्थित है। टेक होम राशन कार्यक्रम। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने टेक होम राशन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाएं नामक रिपोर्ट जारी की है। THR मूल्य श्रृंखला खरीद प्रक्रिया से शुरू होकर अनेक चरणों को समाहित करती है। टेक होम राशन एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी ICDS के पूरक पोषण कार्यक्रम का एक भाग है। SNP विशेष रूप से 6 से 36 माह आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की आवश्यकता को पूर्ण करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को SNP 2 तरीकों से वितरित किया जाता है, पकाए हुए गर्म भोजन और THR यानी टेक होम राशन के माध्यम से। इस मूल्य श्रृंखला में सबसे पहले खरीद आती है, उसके बाद उत्पादन मॉडल, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, उत्पाद तैयार करना, गुणवत्ता नियंत्रण या आश्वासन, इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग, निगरानी तथा सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन और संचार।
वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप वृत्तिका प्रशिक्षण और कौशल इंटर्नशिप के माध्यम से विज्ञान में प्रारंभ और अभ्यास का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के होनहार स्नातकोत्तर छात्रों को एक्सपोजर एवं व्यवहारिक और क्रियाशील अनुसंधान कौशल विकास अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। इन प्रशिक्षुओं को मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के संगठनों या संस्थानों या प्रयोगशालाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आदि द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा प्रायोजित है। एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग। केरल के त्रिशूर के अतिरापल्ली वन क्षेत्र में जंगली सुअर में एंथ्रेक्स का पता चला है। एंथ्रेक्स मुख्य रूप से शाकाहारी जीवों में एक पशुजन्य रोग है। ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बीजाणु बनाने वाले जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में ये रोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमित जानवरों या संक्रमित या दूषित पशु उत्पादों के व्यावसायिक संपर्क से प्रसारित होता है। मनुष्यों में एंथ्रेक्स को आमतौर पर संक्रामक नहीं माना जाता है, हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति संचरण के दुर्लभ साक्ष्य मौजूद हैं। टीकाकरण के माध्यम से इसकी रोकथाम की जा सकती है। योजनाबद्ध अप्रचलन ये एक व्यावसायिक रणनीति है। इसमें किसी उत्पाद के अप्रचलन यानी अनफैशनेबल या फिर अब प्रयोग योग्य नहीं है, इसकी योजना बनाई जाती है। इसके निर्माता द्वारा इसकी उत्पादन की प्रक्रिया से ही इसका अप्रचलन निर्धारित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में उपभोक्ता को नए उत्पादों और सेवाओं को खरीदने की आवश्यकता महसूस हो, जिन्हें निर्माता पुराने उत्पादों के प्रतिस्थापन के रूप में लाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।